शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी कहानी। एक बार एक बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था और वो अगले दिन गायब हो गया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। आज की पहली कहानी मुझे निक्की सिंह ने भेजी है, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है। तो अब मैं आप सभी को कहानी निक्की जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम निक्की है और यह घटना मेरे साथ तब से घटित होती आ रही है जब से मैंने जन्म लिया था। मेरे साथ क्या होता था वह आपको धीरे धीरे कहानी में पता चलेगा। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता कि कोई तो है जो मेरे पास ही है, जो मुझे हर वक्त देखता है, पर मैं उसे नहीं देख पाती थी। तो हुआ यूं कि जब मैं 15 साल की थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड बना जिस पर मुझे क्रश था। जब हम दोनों रिलेशन में आए तो उसके 20 दिन बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड ने अचानक ही मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो वह बता नहीं रहा था, पर मैंने जोर देकर आखिर में उससे पूछ लिया तो जो उसने बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने मुझसे बोला कि जब से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया हूँ मुझे रोज़ डरावने सपने आते हैं और मुझे सपने में कोई इंसान या कोई अदृश्य साया मुझसे कहता है कि मैं निक्की को छोड़ दूँ। और यही वजह थी मेरे ब्रेकअप की। ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही मेरे बॉयफ्रेंड ने जहाँ वह रहता था, जिस घर में, उसने वह घर छोड़कर कहीं और रहने लग गए थे। पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में कोई भी लड़का आता तो वह बिना बताए ही मुझे छोड़ देता था। मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। फिर 2019 में मेरा एक और बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम निशान था और वह मांगलिक था। पर उसने अचानक ही एक दिन शादी कर ली मुझे बिना बताए। उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता ही नहीं चला। जिस रात मुझे अपने बॉयफ्रेंड की शादी की बात पता चली तो मैं उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड के घर के लिए निकल गई अपनी स्कूटी लेकर। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा उसके घर पर ताला लगा हुआ है और मैं बहुत सैड हो गई। फिर मैं वहां से वापस आने लगी। जब मैं रास्ते से वापस आ रही थी, सुनसान रास्ता था, तो मैं वहीं पास में बैठकर रोने लगी जहां मैं अक्सर आया करती थी जब भी मैं सैड हुआ करती थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, तो मैंने फ़ौरन अपने आंसू वगैरह पोंछे और जिस तरफ से कोई आ रहा था मैं उस तरफ देखने की कोशिश करने लगी। तो मुझे लगा कि शायद वह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर जैसे ही वह शख्स मेरे करीब आया तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह निशांत ही है। जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आया तो वह लग तो निशांत ही रहा था, पर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यह कोई और है। पर मैं उस वक्त गुस्से में थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं उसे मारने लगी और साथ ही रोने भी लगी। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर नाम देखकर मैं चौंक गई। फ़ोन पर मेरे बॉयफ्रेंड का नाम था। तो मैं सोचने लगी कि आखिर यह कौन खड़ा है मेरे साथ अगर फ़ोन मेरे बॉयफ्रेंड का आ रहा है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उस तरफ से मेरे बॉयफ्रेंड की ही आवाज़ आई थी। तो मैं तुरंत ही समझ चुकी थी कि जो ये मेरे साथ खड़ा है यह कोई और है। तो फ़ौरन मैंने अपना फ़ोन कट किया और अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गई। मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं स्कूटी भी संभाल नहीं पा रही थी और घर पहुंचकर मैं स्कूटी लेकर गिर गई और मैं फ़ौरन वहीं बेहोश हो गई। तो फिर मेरी फैमिली मुझे घर पर लाई। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि मुझे बुखार हो गया है। मुझे लगभग 2 से 3 दिन तक बुखार रहा। उसके बाद मैं यही सोचती रही कि वो रास्ते में आखिर कौन था। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात करने की कोशिश की, पर मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन नहीं लग रहा था।
फिर एक रात को मुझे कोई अपने छत पर दिखाई दिया। वह काली सी परछाई थी और वह मेरे से बात कर रही थी, मुंह से बिना बोले ही। मुझे पता नहीं चल रहा था पर मैं उससे बात कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरे दिमाग से बात कर रहा हो। फिर हम दोनों की बातें शुरू होने लगी। वह मुझसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको साथ ले जाना चाहता हूँ। तो मैं उसे मना कर देती हूँ। तभी अचानक ही फिर से मैं बेहोश हो जाती हूँ। कुछ घंटों बाद ही मेरे घर वालों को पता चलता है कि मैं छत पर बेहोश पड़ी हुई हूँ। तो वह लोग मुझे लेकर नीचे चले जाते हैं और डॉक्टर को फिर से बुला कर लाते हैं। इसके बाद मेरी तबीयत हमेशा ख़राब होने लगी। मेरा बुखार कभी भी उतर नहीं रहा था और मुझे हर वक्त डर लगता था। मैंने छत वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। अब मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे। तो हमारे घर में ही एक दादी माँ रहती थी। वह मेरी सगी दादी नहीं है पर मैं उन्हें दादी कहती थी। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर शायद किसी ऊपरी चक्कर का साया है, तो मुझे किसी बाबा को दिखा लाओ। तो मेरे घर वालों ने यूपी में ही एक रहने वाले बाबा को दिखाया। जब हम उनके पास गए तो पता चला कि मेरे ऊपर किसी जिन्नात का साया है। उससे बात करने के बाद पता चला कि वह मेरे ऊपर तब से है जब मेरा जन्म हुआ भी नहीं था। बाबा ने उस जिन से पूछा तो उसने बताया कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो वह कहीं जा रही थी, तभी वह मेरी माँ के ऊपर आया और वह मेरी माँ को मारना चाहता था पर वह मार न सका। फिर जब मेरा जन्म हुआ और मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसको मुझसे प्यार हो गया। और जब मैं 15 साल की हुई और जब मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना तो उसको वह पसंद नहीं आया। उसने जलन के मारे वह सब किया जिससे मेरे सभी बॉयफ्रेंड मुझसे दूर भाग रहे थे। जब बाबा ने बोला कि तू इस लड़की को छोड़ दे और यहाँ से चली जा, पर वह जिन्नात नहीं माना। उसने बोला कि मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है यहाँ से जाने के लिए। तो वह बोला कि मुझे 5 बकरे और 2 मुर्गे की बलि चाहिए। तो फिर हमारे घर वालों ने वैसा ही किया। हमारे घर वालों ने 5 बकरे और 5 मुर्गों की बलि दी। फिर उसके बाद ही जैसी ही बलि दी गई मैं तुरंत ही बेहोश हो गई। जब फिर मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी। फिर उस दिन के बाद से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप सभी को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। यह बिल्कुल सत्य घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, निकी जी की कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को मुझे अपनी कहानी भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। आप वहां जाकर मुझे अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं ताकि मैं लोगों के पास आपकी भी कहानियां पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस घटना ने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए थे और इतनी ज़्यादा दर्दनाक घटना घटी मेरे साथ कि मुझे बताने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरी कॉलेज का लास्ट ईयर था, मई का महीना था। एक दिन कॉलेज में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे इंटरवल में कहा, कोमल, मेरा प्यार करने का दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए सही से मैंने प्यार नहीं किया तुमको। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अमन है। अमन मेरे से बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहा था। मैं उसके सामने ही बैठी हुई थी और वो मेरे सामने बैठा हुआ था। आज अमन अलग ही मूड में लग रहा था। मेरा मन भी कर रहा था कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बाद में शायद हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि जून में हमारे 6 सेम के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। अमन ने मुझसे कहा, क्या सोच रही हो कोमल, बोलो ना यार, कहीं चलते हैं ना हम लोग। मैंने कहा, कहीं भी लेकर चलो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। मेरी बात सुनते ही अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अमन ने फ़ौरन एक एप्लीकेशन लिखी और हम दोनों भागे कॉलेज के एग्ज़िट गेट की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड को अमन ने एप्लीकेशन पकड़ा दी और बोला, हम दोनों बैंक के काम करके वापस आते हैं। गार्ड ने हम दोनों को जाने दिया। अमन ने अपनी KTM निकाली और हम दोनों निकल गए प्यार करने।
हम रास्ते में ही थे। मैंने उससे पूछा, अरे अमन, यह तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। अमन बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर हम दोनों हंसने लगे। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना कॉलेज के जो पास में एक नहर है वहीं चलते हैं, और इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं होगा। फिर हम दोनों ने वहीं जाने का फ़ैसला किया। हम दोनों उस नहर के पास पहुँच चुके थे। अमन ने फ़ौरन अपनी बाइक रोकी और हम दोनों बाइक से उतरते ही एक दूसरे को किस करने लगे। हम दोनों प्यार के आगोश में खो चुके थे। हमें दिन दुनिया का कोई खबर नहीं था। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी और बदबूदार बदबू आ रही थी। ऊपर से पता नहीं क्यों हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीना आ रहा था। तो अमन ने बोला, चलो ना कोमल, हम दोनों उस नहर में छलांग लगाते हैं और फिर साथ में उस नहर में नहाते नहाते प्यार करेंगे। मैंने बोला, नहीं अमन, मेरे पास यही एक ड्रेस है और अपने साथ मैं और कोई ड्रेस नहीं लेकर आई हूँ। घर में भीगी भीगी होकर थोड़ी ना जाऊँगी। तो क्या हुआ कोमल, कपड़े यहीं सुखाकर फिर चलेंगे ना हम दोनों अपने घर। अब इतना नाटक मत करो कोमल, प्लीज़ चलो। कूदते हैं हम दोनों साथ मिलकर। मैं 3 तक काउंट करूँगा और हम दोनों साथ में कूद जाएंगे। 1, 2, 3, कूदो। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। हम दोनों प्यार के आगोश में खो चुके थे। मैं अमन की बाहों में और अमन मेरी बाहों में खो चुका था। तभी अचानक नहर में नहाते नहाते वही गंदी सी बदबू आने लगी और नहर का पानी अब कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। इतनी तगड़ी धूप होने के कारण भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर हम दोनों प्यार में इतना खो चुके थे कि हम दोनों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे निचले हिस्से में टच कर रहा हो। मैंने अमन से कहा, प्लीज़ अमन, यह सब मत करो प्लीज़। अमन बोला, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम मेरे नीचे क्यों टच कर रहे हो। अमन बोला, मैंने कहीं पर भी टच नहीं किया है कोमल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे नीचे टच कर रहा हो। फिर अमन बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं टच कर सकता हूँ। अमन थोड़ा हंसते हुए बोला, ओ प्लीज़ अमन, आज नहीं, वैसे भी मेरे महीने के दिन चल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था कि कोई मेरे नीचे मेरे प्राइवेट पार्ट को पानी के अंदर से ही बार बार टच कर रहा हो। अब मुझे धीरे धीरे दर्द भी हो रहा था। मैंने अमन से बोला, प्लीज़ अमन, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, पता नहीं कैसा दर्द हो रहा है मुझे। अमन ने मुझसे पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है कोमल। मैंने उसे बता दिया। फिर वो बोलता है कि शायद तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं, शायद उसकी वजह से ही दर्द हो रहा हो। मैंने बोला, नहीं अमन, मुझे कुछ अलग टाइप का दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कैसा दर्द हो रहा है। अमन बोला, चलो हम दोनों घर चलते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठे ही रहो, कपड़े सूखने के बाद ही हम दोनों घर चले जाएंगे। घर पहुंचने के बाद मेरा दर्द थोड़ा ठीक हो गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे सपने आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरे बदन को नोच रहा हो, छू रहा हो और मेरे बदन के साथ खेल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे सपने में कुछ अजीब सा प्राणी दिखाई देता था, यूं कहे कि आधा इंसान हो और आधा राक्षस हो, पर मुझे पता नहीं कि आखिर था क्या वो। अब यह मेरे साथ रोज रोज हो रहा था। सोने से पहले तो सब कुछ ठीक रहता था। जब मेरी आंख लग जाती फिर अचानक ही मुझे ऐसे ही कुछ गंदे गंदे सपने आने लगते। मुझे ऐसा एहसास होता कि कोई मेरे साथ संभोग कर रहा हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था पूरी रात।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसा जैसा मैं सपने में देखती, सपने में वह मुझे जहाँ जहाँ नोचता, जहाँ जहाँ टच करता, वह राक्षस सुबह उठकर देखती तो उसी जगह पर नोचे जाने का निशान बना होता था। मेरे से अब यह झेला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। खाने पीने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हो गया कोमल, तुझे भूख क्यों नहीं लग रही है? तू खाना क्यों नहीं खा रही है? चल आज मैं तुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी आ गई है। उसने कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दवाइयों का असर मेरे शरीर पर नहीं हो रहा था। मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। अमन का डेली फ़ोन आता रहता था कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। अमन भी बहुत ज़्यादा दुखी था मेरे लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल में जादू टोना बहुत किया जाता है। एक दिन हमारे घर पड़ोस वाली आंटी आई। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी से कहा, कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी बाबा या तांत्रिक को दिखा लो। मेरी माँ ने कहा, यह करना ठीक रहेगा क्या, या फिर किसी अच्छे से या किसी महंगे डॉक्टर को दिखा लूँ? आंटी बोली, नहीं नहीं, जाओ पहले किसी तांत्रिक या किसी मौलवी को दिखाओ। मेरी माँ ने वैसा ही किया। वह मुझे एक मौलवी के पास लेकर गई। मैं और मेरी माँ, हम दोनों उस मौलवी के घर पहुँचे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। एक कमरे में चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और एक तरफ औरतें बैठी हुई थी और दूसरी तरफ आदमी लोग बैठे हुए थे। मैं और मेरी मम्मी एक तरफ जाकर बैठ गए और जब हमारा नंबर आया तो मौलवी जी ने मेरा नाम पूछा। मेरी माँ ने बोला, इसका नाम कोमल है। मौलवी जी ने एक कागज़ निकाला और उसमें पता नहीं उर्दू में कुछ लिखने लगे। पीले रंग की स्याही थी और उसी से वह लिख रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे वह कागज़ दे दिया और कहा कि इस कागज़ को अपने पूरे शरीर पर रगड़ दो, अपने हाथ पर, मुंह पर, पैर पर, शरीर पर, अपने हर बदन पर इस कागज़ को रगड़ कर मुझे वापस दो। जैसा जैसा मौलवी जी ने कहा, मैंने वैसा वैसा करके वह कागज़ उन्हें पकड़ा दिया। तब उन्होंने एक कटोरी में पानी भरा और वह कागज़ लेकर उसमें डुबो दिया। तभी फ़ौरन मैं देखती हूँ कि और वह हमें दिखाते हैं कि उस कागज़ पर पर्पल लाइन से कट आ गए थे। तो हमने उनसे पूछा, यह कैसे कट है? तो उन्होंने बोला कि यह इशारा है कि आपकी बेटी पर किसी जिन का साया है। मेरी माँ यह बात सुनकर बहुत तेज रोने लगी। मौलवी जी ने कहा, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ तब तक सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने बोला, मौलवी जी आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पर प्लीज़ मेरी बेटी को सही कर दो। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, जिन कैसे होते हैं और वह क्या क्या हरकतें करते हैं। जिन गंदे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दोस्तों, यह जो जिन था जो कोमल के ऊपर आया था, वह बहुत ही ज़्यादा निहायती गंदा जिन था, जिसे सिर्फ लड़कियों का बदन पसंद था। ऐसे जिनों को लड़कियों का हर एक चीज़ पसंद होता है, उनका मल मूत्र सब पसंद होता है ऐसे जिनों को। मौलवी जी ने मुझे एक अलग से रूम में बुलाया। मैं वहाँ बैठ गई और मौलवी जी ने मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहा और बोले, मुट्ठी बंद कर लो। तभी मौलवी जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब मुझे होश आया, होश आने के बाद मैं देखती हूँ कि मौलवी जी मेरी मम्मी को कुछ सामान की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि
कल आप यह सब सामान लेकर यहाँ आना, कल आपकी बेटी सही हो जाएगी। घर जाकर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैं जब बेहोश हो गई थी तो आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? मौलवी जी ने आपको कुछ बताया क्या? मेरी माँ ने मुझसे धीरे से कहा, तू कहीं किसी नहर में गई थी क्या नहाने के लिए? मैंने अपनी माँ को पूरी बात तो नहीं बताई, जो सच था वह नहीं बताया गया मेरे से। मैंने बोल दिया, हाँ मैं नहर के पास गई थी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए। हम वहाँ गए थे और नहा कर वापस आ गए थे। मेरी माँ बोली, वहीं उसी जगह उसी नहर पर वह जिन तेरे ऊपर आया है और शायद तुझे उस वक्त पीरियड्स हो रहे थे और तेरे यूनी से खून निकला हो और वह उसी की बदबू सूंघ कर तेरे ऊपर आ गया। यह सब बातें सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी माँ बोली, चिंता मत कर बेटा, कल मौलवी जी ने यह सब सामान मंगवाया है हमसे, हम यह सब सामान लेकर उनके पास जाएंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगी। अगले दिन हम मौलवी जी के पास गए। जो जो उन्होंने बोला था वह सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गए थे। उन्होंने फिर से मुझे एक अलग से रूम में बिठाया और दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करने को बोला, ऐसे ही रखो। फिर तुरंत ही मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मुझे होश आया तो मौलवी जी ने बोला, अब आपकी बेटी ठीक है, पर वह जो जिन है वह आपकी बेटी के पास 2 साल तक रहेगा। वह आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा, पर अगर इसके आसपास या इसके साथ कोई भी दूसरा मर्द संभोग करता है या इसके करीब आने की कोशिश करता है तो वह आपकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। मौलवी जी ने बोला कि मैंने उस जिन से बहुत विनती करने के बाद वह 2 साल बाद मेरे पास आ जाएगा और यहीं और सभी आत्माओं के साथ रहेगा। मौलवी जी ने मेरी माँ से कहा, अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी बेटी किसी भी लड़के से ना मिले और किसी भी लड़की से बात ना करे, और हाँ, इसकी आप शादी भी नहीं करवा सकती हो 2 साल तक। हमने मौलवी जी की बात मानी और हम घर लौट आए। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। जैसे जैसे मौलवी जी ने बोला था हमने वैसा वैसा ही किया। मैं किसी भी लड़के से नहीं मिली और हाँ, मैं अमन से भी नहीं मिली कभी भी। अमन का रोज़ फ़ोन आया करता था, रोज़ मैसेज करता था, पर उसे भी कुछ नहीं पता चला। फिर आखिर 2 साल बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया और अब मैं 26 साल की हूँ और अब मैं ठीक हूँ। मेरी अगले महीने ही शादी है। तो दोस्तों, यह थी कोमल जी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए वियतनाम युद्ध की सच्ची और डरावनी घटना लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक चला था। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में आधिकारिक रूप से लड़ा गया था, जिसमें अमेरिकी सैनिक और वियतनामी सैनिकों ने जंग लड़ी थी। जैसा कि आप सभी को इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी वियतनाम है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी वियतनाम है। एक बात और मैं आप सभी को कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ। दोस्तों, उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे पहला सोवियत संघ और चाइना, और दूसरी तरफ दक्षिण वियतनाम को यूएसए, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के द्वारा दक्षिण वियतनाम को इस युद्ध में सहयोग किया गया था। आज की जो कहानी है वह मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से ली है, जहां पर एक वियतनामी सैनिक ने वियतनाम युद्ध के दौरान घटित एक घटना लोगों के साथ शेयर की थी। उस सैनिक ने ना तो अपना नाम बताया और ना ही उसने यह बताया कि वह वियतनाम आर्मी में किस पोस्ट पर था। अब मैं आप सभी को कहानी उस वियतनाम सैनिक के माध्यम से सुनाऊंगा। मैं हर रोज की तरह अपनी पोजीशन पर पहुंच गया था, पर आज मैं कुछ घंटे पहले ही अपने कैंप से निकल गया था, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि आज अमेरिकी सेना बड़े तादाद पर हमारे ऊपर हमला करने वाली है
और आज ही अमेरिकी सेना हवाई जहाज के द्वारा यहाँ कूदने वाली है। हम लोग बहुत चौकन्ना होकर पहरेदारी कर रहे थे। मेरा वहाँ पर एक मित्र था, मेरा जिगरी दोस्त। हम दोनों ने साथ में ही वियतनाम सेना ज्वाइन की थी। मैं एक और बात आप सभी को बता दूं कि मैं उत्तरी वियतनाम की तरफ से जंग लड़ रहा था और इस बात पर मुझे आज भी गर्व होता है। हम सुबह से जंगलों में इधर से उधर घूम रहे थे। हम बिल्कुल चौकन्ना थे, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने जिगरी दोस्त के बारे में बताया, वह एक टनल रैट था जिसे हिंदी में बिल का चूहा कहा जाता है, या यूं कहें कि गुफा का चूहा। मेरा दोस्त टनल के अंदर ही ज्यादातर रहता था और मैं टनल की ऊपरी जमीन पर रहता था और हम दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी थी। सुबह से शाम हो गई थी और कुछ भी हलचल नहीं हुई थी। हमें लग रहा था कि यह कोई चाल तो नहीं हमें फंसाने की, वरना खबर तो ऐसी मिली थी कि अमेरिकी सेना सुबह के 10 या 11 बजे पहुंच जाएगी, पर वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिकी सेना दक्षिण वियतनाम से हवाई जहाज के द्वारा आने वाली थी, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट और उनके आर्मी चीफ बहुत ही ज़्यादा हम सब से परेशान थे, क्योंकि हम सब ने उन्हें मात देने के लिए यह टनल बनाई थी, उनसे छुपने के लिए, उन्हें मारने के लिए, और हम इस चीज में सफल भी हो रहे थे। हमने काफी अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था अपने इस टनल की वजह से। इसमें ऐसे ऐसे जाल हैं जिसमें अगर कोई भी गिरता है या फिर वह गलती से उसके ऊपर पैर भी रख देता है तो वह सीधा जाके नीचे टनल में गिर जाता है। और उस टनल के अंदर नुकीली सरिया रहती थी, जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिरता था तो उसकी फौरन ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। जैसा कि आप सभी को इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यह किस प्रकार का जाल होता है, और आप सभी को इमेज में वियतनाम की पूरी टनल भी दिखाई जा रही होगी। आप सभी देख सकते हैं कि कैसे कैसे वियतनाम सैनिकों ने इस टनल को अपने हाथों से खोद खोद कर बनाया था, और अमेरिकी सेना इस टनल की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें हर बार वियतनाम सैनिकों के द्वारा हार का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह लोग आज ज्यादा तादाद में आने वाले थे हम पर हमला करने, हमारी उस टनल को तबाह करने। हम भी अपनी पूरी तैयारी में थे। रात के 7 बज चुके थे और चारों तरफ से कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी। हम सब इधर उधर देख रहे थे कि यह किस चीज की आवाज आ रही है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकी सेना आ चुकी थी अपने हवाई जहाज में। वह एक साथ सभी सैनिक प्लेन से कूदकर पैराशूट के द्वारा नीचे हमारे बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर उतर रहे थे। वह पैराशूट का नज़ारा देखकर हम सब दंग रह गए। वह नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन भी था, पर वह नज़ारा साथ में हमारी रूह को भी कपा रहा था। आप सभी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर अमेरिकी सैनिकों को पैराशूट के साथ कूदने का नज़ारा। हम सब पूरी तैयारी में थे अमेरिकी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। इस बार अमेरिकी सेना लगभग काफ़ी ज़्यादा थी पहले के मुकाबले से अब तक। फिर रात 8 बजे फायरिंग होना शुरू हो गई अमेरिकी सेना के द्वारा। हम सब ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी, पर हमें उनके सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। हम भी फायरिंग करते जा रहे थे और वह भी हम पर फायरिंग कर रहे थे, पर उनके सैनिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वह फायरिंग कहाँ से कर रहे थे। ऊपर से रात का अंधेरा। फिर हम सबको खबर मिली कि वह रेंग रेंग कर हमारी तरफ आ रहे हैं और रेंग रेंग कर ही हम सभी पर फायरिंग कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि 50 से ऊपर अमेरिकी सैनिक हमारी उस टनल में घुस चुके हैं हमारी टनल को तबाह करने के लिए। मुझे अपने दोस्त के लिए थोड़ा डर लग रहा था, और हो भी क्यों ना वह मेरे बचपन का दोस्त था। लगभग रात के 11 बजे तक बहुत घमासान फायरिंग के बाद और कई सैनिकों की जान जाने के बाद ज्यादातर अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और फिर तकरीबन 11:30 बजे जब उनके सैनिकों की तादाद कम हो गई, फिर हम सब ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। वह सब भी अपने बेस कैंप की तरफ चले गए थे और हम भी अपनी तरफ आ गए थे। मैं अपने कैंप पर आराम कर रहा था और खाने की तैयारी चल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं इधर उधर देख रहा था,
पर मुझे मेरा दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वरना हमेशा जंग के बाद हम इसी जगह पर साथ में मिलते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने आज अकेले ही खाना खाया। मेरा दोस्त मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद अभी वह उस टनल के बाहर नहीं आया है, पर मैं देख रहा था कि काफी टनल चूहे बाहर आ चुके थे। वह सभी खाना खा रहे थे। मैंने किसी से अपने दोस्त के बारे में पूछा, उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे अब डर लग रहा था। मुझे बार बार यही बात सता रही थी कि कहीं वह उस टनल में मारा तो नहीं गया अमेरिकी सेना के द्वारा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी अमेरिकी सैनिक टनल में घुसे थे वह सभी लोग मारे गए और साथ में ही हमारे भी कुछ सैनिक मारे गए। मैंने अपना रात का खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया। रात के 2 बज रहे थे। टनल के चूहों को काम दिया गया था कि टनल के अंदर जितने भी अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उन्हें बाहर निकालना और अपने सैनिकों को भी बाहर निकालकर अलग से रखना है। मुझे अंदर से उत्साह होने लगी कि मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस टनल में जाऊं, लेकिन मैं उस टनल में नहीं जा सकता था क्योंकि मैं टनल चूहा नहीं था। पर मैं चोरी छुपे दूसरी तरफ से टनल के अंदर प्रवेश कर गया। टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च लाइट लेकर गया था। मैं टनल के अंदर घुसा और ऊपर से टनल को बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की और फिर रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया था। दोस्तों, आप सभी को इमेज में टनल के अंदर का पूरा दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीन के अंदर टनल कैसी होती है। आप सभी इमेज में देख सकते हैं। मैं टनल में रेंगते रेंगते लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जा पहुंचा था। टनल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे और उसको कपड़ों से ढका हुआ था। मैं हर एक कमरे में अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। मुझे अब पूरा शक हो चुका था कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया उस बदबू की तरफ। मैं देखता हूँ कि वहाँ अमेरिकी सैनिक मरे हुए थे और साथ में ही 2-3 हमारे सैनिक भी मरे हुए थे। उन्हीं के शरीर में से वह बदबू आ रही थी। मैंने फौरन अपने मुंह को हाथ से ढका और एक हाथ में फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं जब लाश के पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि वहां मेरे दोस्त की लाश पड़ी थी। बहुत ही बेरहमी से उन्होंने मेरे दोस्त के मुंह पर गोलियों से वार कर रखा था। मेरे दोस्त का सिर 4 हिस्सों में फट चुका था। मैं अपनी दोस्त को देखकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरी नज़र अमेरिकी सैनिक के पास ही पड़े एक अजीब से दिखने वाले जीव पर पड़ी। वह किसी प्रकार का जानवर लग रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि यह कौन सा जानवर है। फिर मैंने उस पर फ्लैश लाइट मारकर अच्छे से देखा और मैं घबरा गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यह तो कोई जानवर था ही नहीं और इस प्रकार का कोई जीव हमारे धरती पर पाया भी नहीं जाता। अब मुझे पूरा शक हो चुका था। जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि अमेरिका एलियंस की मदद ले रहा है इस युद्ध में, वरना उन्हें इस खुफिया टनल के बारे में कैसे पता चला। इस टनल के बारे में तो हमारे सैनिकों को भी कम ही पता है। कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, किसी को भी इतनी नॉलेज इस टनल के बारे में नहीं थी। पर जो आज ही आए हुए अमेरिकी सैनिकों को यह कैसे पता चल गया कि टनल का रास्ता कहाँ से है और टनल के अंदर कैसे जाना है। यह बात रात 11 बजे की है। हमारे आर्मी चीफ भी हम सभी से कह रहे थे कि कितनी खुफिया टनल के बारे में अमेरिकी सैनिकों को कैसे पता चला, और वह यह भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही कोई हमारी खुफिया जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। अब मुझे भी पूरा शक हो गया था कि अमेरिका एलियन से मदद ले रहा था। वह जीव देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। ना तो उसके हाथ थे और ना ही उसके पैर, सिर्फ बड़े बड़े 2 कान थे जैसे इंसानों के होते हैं। ना तो उसकी नाक थी और ना ही उसका मुंह, सिर्फ एक अजीब सा जीव था। सिर्फ उसके 2 बड़े बड़े कान थे। मैंने उसे छूकर भी देखा। उसको छूने से यह एहसास होता था कि हम किसी जानवर या किसी इंसान को छू रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने पैंट की जेब से चाकू निकाला
और उस जीव को 2 हिस्सों में अलग कर दिया। जब मैंने उस जीव को 2 हिस्से में अलग किया, मैं वह नज़ारा देखकर चौंक गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं बस यही सोचे जा रहा था कि मुझे अब फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि उस जीव में से कुछ काले रंग का तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। मैंने देखा कि जैसा इंसानों के अंदर होता है, हूबहू लगभग उसी तरह उस जीव के अंदर से भी यह सब दिखाई दे रहा था, पर उसके अंदर से लाल खून के जगह काले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था। मैं फौरन अमेरिकी सैनिक और उस जीव के विपरीत होकर रेंग रेंग कर भागने लगा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह जीव मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था। मैं उस चीज के विपरीत जा रहा था, पर कुछ अनचाही शक्तियां मुझे उस तरफ खींचे जा रही थी जहां अमेरिकी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी और साथ में वह जीव भी वहां पड़ा हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वहां से निकलने की, तभी मुझे अचानक चक्कर सा आने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी आंखें पूरी खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने टॉर्च अपनी आंखों के सामने लाकर उसे ऑन किया, पर मुझे उसकी रोशनी मेरी आंखों से नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं बहुत तेज तेज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर किसी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं रेंग रेंग कर धीरे धीरे हर जगह को छू छू कर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यही सोच रहा था कि शायद यह सब मेरे साथ उस अजीब से दिखने वाले जीव ने किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा रोने की अवस्था में आ चुका था और अब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। फिर लगभग 1 से 2 घंटे मुझे लगे वहाँ तक पहुँचने में जहाँ से मैं आया था। मैं टनल के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच गया था, पर मैं ऊपर की सतह पर नहीं पहुँच पा रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पूरा ब्लैकआउट हो चुका था मेरी आंखों के सामने। मैं अंधा हो चुका था। तभी एक वियतनामी सैनिक मेरे ऊपर कूदा। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसने मेरे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम टनल चूहा नहीं हो, और फिर भी तुम्हें किसने अनुमति दी कि तुम यहाँ पर आओ? मैं बस उससे बार बार यही बोला जा रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। फिर फौरन 2-3 सैनिक वहां आ गए। उन सब ने मुझे बाहर निकाला और फिर मैं बाहर आते ही बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह 7 बजे करीब मेरी आंख खुलती है और मैं चौंक जाता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं कल रात की वह सारी बातें सोचे जा रहा था। वह सब जो मेरे साथ हुआ, क्या वह सच था? बेशक सुबह हो रही थी, पर कल रात की सारी बात को याद करके मेरी रूह कांप रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे बुखार भी हो चुका था। मेरा एक साथी आकर मुझसे बोला, तू टनल में क्या करने गया था? और तू कल रात से बेहोश ही पड़ा है और तुझे बुखार भी हो गया। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? और तू टनल में करने क्या गया था? मैंने उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं बस बेड पर लेट गया। ऐसे ही कई राज छुपे होते हैं कहीं ना कहीं, जो हमें कहीं ना कहीं से ही पता चलते हैं। ऐसे ही कई राज छुपे हैं इस दुनिया में, इस धरती में, जो हम आम आदमियों को पता भी नहीं होता, और जिन्हें पता होता है वह आम आदमियों से उस राज को छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस वियतनाम सैनिक की कहानी। अगर दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कहानियाँ लाऊं या नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ भी हैं, पर मुझे आप सभी के टॉपिक्स जानने हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कहानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी ऑनलाइन पर बहुत से लोगों ने शेयर की हुई है। कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी काली रात और बहुत तेज बारिश। रात के करीब 10 बज रहे थे। रोहन अभी अपने ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकला था घर जाने के लिए।
बाहर निकला तो देखा तेज बारिश और सुनसान रास्ता, पर अच्छा था कि आज रोहन अपनी गाड़ी लाया था। रोहन ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और घर की ओर चल दिया। रोहन की उम्र 25 वर्ष थी। वो इस शहर में अकेला ही रहता था। रोहन का परिवार जयपुर में रहता था। रोहन धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ गाने सुनता हुआ जा रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अंधेरा और बारिश के कारण कोई नहीं था उस सड़क पर। गाड़ी चलाते चलाते रोहन की नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की हाथ हिलाते हुए रोहन से लिफ्ट मांग रही थी। रोहन ने इस रास्ते के बारे में काफ़ी कहानियां सुनी थी, इसलिए उसका मन नहीं माना कि वो रुके, पर इंसानियत का फर्ज पहले समझते हुए उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोककर गाड़ी का कांच नीचे किया तो देखा वो लड़की सफ़ेद रंग के सूट में पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, मैं घर जाने के लिए लेट हो गई हूँ। इस समय कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ देंगे? रोहन ने कहा, ठीक है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ जाती है और रोहन गाड़ी चलाना शुरू करता है। रोहन बात शुरू करने के लिए पूछता है, कहाँ काम करती हैं आप और क्या नाम है आपका? वो लड़की बताती है, बस यहीं जहाँ आप काम करते हैं उसी के साथ वाले ऑफिस में मैं भी काम करती हूँ। रोहन पूछता है, क्या आप मुझे जानती हैं? तो वो लड़की बताती है, हाँ मैंने देखा है आपको कई बार। रोहन पूछता है, आपका नाम क्या है? तो वो माया नाम बताती है। तभी सामने एक ब्रेकर आता है, जिसकी वजह से गाड़ी में पड़ी रोहन की किताब नीचे गिर जाती हैं। तो वो लड़की मतलब माया उस किताब को उठाती है। वो किताब भूतों की डरावनी कहानियों की किताब होती है। माया कहती है, लगता है आपको भूतों की कहानियाँ बहुत पसंद है। तो रोहन कहता है, हाँ मुझे पसंद है डरावनी कहानियाँ। माया पूछती है, क्या आपको डर नहीं लगता? तो रोहन कहता है, नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। भूत सच में थोड़ी ना होते हैं, ये तो बस मनोरंजन की बातें हैं। माया कहती है, अगर कभी सच में आपको कोई भूत मिल गया तो? रोहन हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, उसे भी लिफ्ट दे दूंगा। माया थोड़ी गुस्से में देखती है रोहन की ओर और कहती है, अच्छा मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। अगर आप नहीं डरे तो मैं सच में मान लूंगी कि आप नहीं डरते किसी भी भूत से। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। माया कहानी बताना शुरू करती है। ये बात पिछले 10 साल पुरानी है। इसी शहर में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए इस शहर में भेजा था। वो लड़की अकेली किसी फ्लैट में रहती थी। सुबह ऑफिस जाना और शाम को आकर पढ़ना, बस यही काम था उसका। इसी तरह जिंदगी चल रही थी उसकी। एक दिन ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के ने उससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी तो उसने मना कर दिया, पर यह बात उस लड़के को पसंद नहीं आई। वो रोज उस लड़की का पीछा करता, उसे डराता कि हाँ कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़की बहुत डर चुकी थी तो उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमकी देने और पीछा करने के जुर्म में उस लड़की को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। 2 दिन तक वो लड़का वहीं रहा, फिर पुलिस ने छोड़ दिया। अब वो लड़का और गुस्से में आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब वो लड़की ऑफिस से घर वापस आ रही थी, रात हो चुकी थी, तो वो लड़की जल्द ही घर पहुंचने के लिए रिक्शे का इंतजार करने लगी, पर कोई रिक्शा वाला नहीं था वहां। वो लड़का इसी पल के इंतजार में था कब उसे वो लड़की अकेली मिले। लड़का लड़की के पास आया, उसने अपनी
जेब से चाकू निकाला और उस लड़की का गला काट दिया। उसे मारने के बाद भी वो उसके शरीर पर चाकू से वार किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सड़क और वो लड़का खून से भीग चुके थे और सुनसान सड़क होने के कारण वहां और कोई नहीं था। बहुत ही भयानक मंजर था वो। फिर वो लड़का वहां से भाग गया और अब वो खुश था क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़का इसी रास्ते से गुजरा। वो अकेले ही गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। तभी सामने उसे एक लड़की खड़ी दिखी जो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और लड़की को गाड़ी में बैठाया। अगली सुबह वो लड़का अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत दिल की धड़कनें रुकने की वजह से हुई। माया की कहानी यहाँ खत्म हुई। रोहन ने कहा, बस खत्म तुम्हारी हॉरर स्टोरी। माया ने कहा, तो बताओ कौन होगी वो लड़की जो उसकी गाड़ी में बैठी थी और उस लड़के की मौत कैसे हुई। रोहन हंसते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है। वो लड़की उसी लड़की की आत्मा होगी जिसको उस लड़के ने बुरी तरह से मार दिया था। रोहन कहता है, पर एक बात समझ नहीं आई, उस लड़के की दिल की धड़कनें क्यों रुकी? मतलब ऐसा क्या देख लिया उसने? और उस लड़के में तो हिम्मत भी बहुत थी क्योंकि उसने ही तो बुरी तरह मारा था उस लड़की को। माया कहती है, उस लड़के को किसी का डर नहीं था, इसलिए उसने उसे डरा कर मारा। और डर तो तुम्हें भी नहीं लगता? माया मुस्कुराते हुए कहती है। रोहन कहता है, हाँ, क्योंकि ये सब बस कहानियां हैं, ऐसा सच में नहीं होता। माया कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं ही वो लड़की हूँ तो तब भी तुम नहीं डरोगे? रोहन कहता है, बस यार, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये कहते हुए रोहन माया की ओर देखता है, पर ये क्या? माया में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। सफ़ेद सूट अब लाल रंग का हो चुका है, खून से भीगा हुआ। बाल खुले और चेहरा भी खून से भरा। गले पर चाकू के निशान भी थे। रोहन घबराते हुए बोला, अगर ये कोई मजाक है तो अभी बंद करो इसे, और गाड़ी वहीं रोक दी। अब माया के शरीर से आवाजें निकलने लगी, जैसे कोई फर्नीचर खिसकाने की आवाज आती है। रोहन देखता है माया के दोनों पैर पीछे की ओर घूम चुके हैं। अब धीरे धीरे उसके हाथ भी पीछे की ओर मुड़ रहे हैं, और ये क्या, उसकी गर्दन भी पूरी उल्टी हो गई, जैसे कोई गुड़िया के हाथ पैर घुमा देता है। बिल्कुल वैसा लग रहा था। इतना भयानक था वो मंजर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रोहन वहीं जम सा गया और कब उसकी दिल की धड़कनें रुक गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वहां पुलिस आई और रोहन की बॉडी को ले गई साथ। वहां खड़े लोग यही बात कर रहे थे, एक और लड़का मारा गया। इसने भी जरूर उस लड़की को लिफ्ट दी होगी। जिसने भी उस लड़की को लिफ्ट दी वो जिंदा नहीं बचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अपना प्यार दिखाइए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और प्लीज़ जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए आती रहेंगी।